हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज के अपने इस टॉपिक पर क्लास 9th की साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 4 बताऊंगा, जो कि मेरे पेज नंबर 13 पर क्रिएट होगा। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने पार्ट नंबर 3 अपलोड किया था और उसको यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके उस वीडियो को सभी लोग देख लें। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कि कोलाइडल विलयन क्या होते हैं। ठीक है, तो कोलाइडल विलयन स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जो कोलाइडल विलयन होते हैं इनके बारे में बताने से पहले मैं सभी लोगों से एक बार फिर से पुनः आग्रह करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखें। ठीक है, ताकि आपको मेरे द्वारा बताया गया हर एक पॉइंट अच्छी प्रकार से समझ में आए। तो आइए बात करते हैं कोलाइडल विलयन क्या होते हैं। तो जैसा कि इस पर मैंने लिखा है कि निलंबन की अपेक्षा इसमें कणों के आकार छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 3 में निलंबन के बारे में बताया था कि मिट्टी और पानी का घोल एक प्रकार का निलंबन विलयन होता है, तो उसमें उनके कणों की अपेक्षा जो कोलाइडल विलयन के कण होते हैं वह छोटे छोटे होते हैं और समान रूप से फैले होते हैं। अर्थात ये विलयन और निलंबन के विलयन की बीच की स्थिति होती है। ठीक है, जो कोलाइडल विलयन होती है ये विलयन और निलंबन के बीच की स्थिति को हम कोलाइडल विलयन बोलते हैं। ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं, जिनका आकार विलयन के कणों से बड़ा होता है तथा निलंबन के कणों से छोटा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसी में आपके कई डिफिनेशन बन सकती हैं कि ऐसे विलयन जिनका आकार विलयन के कणों से बड़ा तथा निलंबन के कणों से छोटा होता है वे विलयन कोलाइडल विलयन कहलाते हैं। या दूसरी डिफिनेशन आप बोल सकते हैं कि निलंबन की अपेक्षा इनमें कणों के आकार छोटे छोटे होते हैं और ये समान रूप से फैले होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी डिफिनेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, और बोल सकते हैं कि जिसका आकार विलयन के कणों से बड़ा और एक निलंबन के कणों से छोटा होता है कोलाइडल विलयन कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि यदि हम कोलाइडल विलयन का उदाहरण लें तो इसका सीधा साधा उदाहरण है जैसे दूध एक प्रकार का कोलाइडल विलयन है। आपको ध्यान देना है, एग्जाम में आ सकता है कि किसी एक कोलाइडल विलयन का उदाहरण बताइए, तो आपको सीधा सीधा क्या लिख देना है कि दूध एक प्रकार का कोलाइडल विलयन है। अब नोट की बात करते हैं तो इसमें एक नोट पॉइंट है कि कोलाइडल के जो कण होते हैं वे इतने छोटे छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। अतः जब इन पर कोई प्रकाश की किरण आती है तो प्रकाश की किरण आसानी से फैल जाती है। अब प्रकाश की किरण क्यों फैल जाती है? क्योंकि कणों के छोटे होने के कारण प्रकाश की किरण जो है वो आसानी से फैल जाती है। अब आइए बात करते हैं इसी कोलाइडल कणों से रिलेटेड टिंडल प्रभाव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको टिंडल प्रभाव को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडल विलयन से होकर गुजरती, ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडल विलयन से होकर गुजरती है तो कोलाइडल के कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोलाइडल कण है। ठीक है, ये कोलाइडल कण है और इस पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये जो प्रकाश की किरण जब इन कोलाइडल कणों से टकराएगी तो एक कोलाइडल कण इन किरणों को फैला देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपके एग्जाम पर आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको टिंडल प्रभाव भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन तो
इसमें क्या होता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। तो पदार्थों की अवस्था परिवर्तन एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो वही बनी रहती है, तथा साथ ही साथ पदार्थों की रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये ऐसे परिवर्तन एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन होते हैं। स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल उदाहरण लिखा हुआ है जो कि मैंने नहीं लिखा है। इसके एक उदाहरण अभी मैं नीचे दूंगा, तो उन दोनों उदाहरणों में से मैं वहाँ पे आपको रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के उदाहरण दूंगा, जिससे आपको छांट करके उन उदाहरणों को भौतिक परिवर्तन पर लिखना है और रासायनिक वाला रासायनिक परिवर्तन पर उनके उदाहरण को लिखना है। तो आइए बात करते हैं आगे रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में परिवर्तन होता है तथा हमें एक प्रकार का नया पदार्थ प्राप्त होता है। यानी कि जब हम किसी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो उसकी प्रकृति ही चेंज हो जाती है और हमको उसकी जगह पर एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे जलना, जैसे हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो पहले हमें लकड़ी प्राप्त होती है और जब जला देते तो हमको एक राख प्राप्त हो जाती है, यानी हमको एक नया पदार्थ राख मिल गया। तो इस प्रकार का परिवर्तन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसमें पदार्थों की रासायनिक प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जो कि आप उदाहरण से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनकी केवल अवस्थाओं में परिवर्तन हो तो वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, और ऐसे परिवर्तन जिनकी अवस्थाओं और संगठन दोनों में परिवर्तन हो जाता है तो वैसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आइए इनके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण अब आपको यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के कुछ प्रमुख उदाहरण। तो अब इन्हीं उदाहरण को आपको पढ़ने हैं और इन उदाहरण को छांट करके आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पर लिखना है। जैसे कि रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के कुछ प्रमुख उदाहरण। जल का वाष्प बनना। स्टूडेंट्स, जल का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन है ये आपको बताना है। लकड़ी का जलकर राख बनना, जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया था, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, जैसा परिवर्तन है उसको आप उस जगह पर लिखेंगे। लोहे पर जंग का लगकर भूरा हो जाना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है ये भी आपको लिखना है। बर्फ का ऊष्मा पाकर जल में परिवर्तित हो जाना, ये परिवर्तन भी आपको छांट करके लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सारे परिवर्तन लिखने हैं और इस चैप्टर को अच्छे से बढ़ियन मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ और बढ़ियन थोड़ा थोड़ा आप इनको याद करते जाएं और अपनी पेयर कॉपी पर सुसज्जित ढंग से इन नोट्स को लिखते जाएं। यही नोट्स आपकी पेयर कॉपी पर भी लिखे होने चाहिए। तो सभी लोग एक फेयर कॉपी लेकर के नोट्स बनाना शुरू कर दें। तो स्टूडेंट्स, फिर से मैं बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोग इन वीडियो को एक दूसरे को शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी मेरे द्वारा ये वीडियो बनाई गई वीडियो प्राप्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सके। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास पर बस इतना ही। जल्द ही मैं आप लोगों से एक नई क्लास पर नए टॉपिक के साथ में फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।